Good morning, student. Welcome to Teresa Children's Senior Secondary School online and digital class. Today's topic of class 12 Political Science, भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत। ठीक है, आज हम जो है क्लास 12 के अंदर पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत की संघीय व्यवस्थापिका के आधारभूत तत्व, यानी भारतीय संघ को किस तरीके से निर्मित किया गया या हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भारत को किस तरीके से एक संघीय ढांचे के अंदर बनाया है, उसके बारे में इस अध्याय के अंदर हम अध्ययन करेंगे। कहता है सत्ता की शक्तियों के वितरण तथा स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली ही संघवाद है। यानी संघवाद का अर्थ क्या है कि किस तरीके से सत्ता की शक्तियों को राज्य और केंद्र सरकार के मध्य वितरित की जाए, इसी को हम क्या नाम देते हैं, संघवाद कहते हैं। कहते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत शासन का संचालन केंद्र तथा उसकी विभिन्न इकाइयों के माध्यम से होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, विभिन्न इकाइयों का मतलब है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से सत्ता का संचालन या शासन का संचालन करता है। संघीय शासन का निर्माण भी प्राय दो प्रकार से होता है। प्रथम, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, और दूसरा जो है एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग विभाजित किया जाना। ठीक है, यानी कि सत्ता को या शासन को संघ को दो हिसाब से बनाया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ करके एक बड़े इकाई के रूप में निर्मित किया जाना एक तरीका है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के समय में अमेरिका दिखाई देता है। वहीं दूसरी कि एक बड़े राज्य को या एक बड़े देश को छोटे छोटे इकाइयों के अंदर वितरित करके उसको केंद्र और राज्य सरकारों में डिवाइड करके उसको वहाँ पर शासन व्यवस्था को सुचालित रूप से संचालित करने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज के समय में आपको भारत में दिखाई देता है। ठीक है, कहता है पहली प्रक्रिया का सबसे प्रमुख उदाहरण अमेरिका है, जबकि दूसरी का भारत वर्तमान में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, रूस, कनाडा तथा भारत जैसे देश सफल संघीय देश माने जाते हैं। ये जो देश हैं आज के समय में एक संघवाद के सबसे अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। कहीं पर पहले तरीके को अपनाया गया है और कहीं पर दूसरे तरीके को अपनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत सी इकाइयों को मिला करके एक हुए हुए देश हैं, इसलिए इन्हें संघवाद का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। आगे कहता है हमको भारत में संविधान के तहत संघीय शासन की स्थापना की गई है। यद्यपि संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया, यानी हमारे संविधान में जो संघवाद को निर्मित किया गया है उसको नाम क्या दिया गया है, राज्यों का संघ, यानी छोटी छोटी इकाइयों को मिलाकर के एक पूरे देश का निर्माण किया गया है। ठीक है, संविधान लागू होने पर भारत में केंद्रीय सत्ता और 14 राज्य या प्रांतों की स्थापना की गई थी। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सत्ता थी और 14 स्टेट बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे, जिनके द्वारा पूरे देश के अंदर संघवाद का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय यानी 2019 से पहले हम देखते हैं कि भारत के अंदर कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान सरकार ने 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर से राज्य का दर्जा वापस ले लिया। इसके कारण से आज के समय में अगर आज की स्थितियों के हिसाब से देखें तो आज के समय में हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। जम्मू कश्मीर को 2019 के अंदर राज्य से हटा करके केंद्र शासित के अंदर बांट दिया गया, जिसमें 2 भागों में डिवाइड किया है, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख। अब हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9, जबकि राज्यों की संख्या कितनी हो चुकी है, 28 हो चुकी है। ठीक है, कहता है आगे आपको इस चैप्टर के अंदर भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, यानी हमारे यहाँ जो संघ निर्मित किया गया है उसकी क्या मेन बातें हैं या उसके अंदर जो मेन विशेषताएं क्या क्या हैं, जिसके द्वारा आज भी इन 70-80 सालों के अंदर हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था किस तरीके से निरंतरता के साथ काम कर रही है, उसके पीछे किन सभी कारणों को रखा गया है या किन कारणों से वो सुरक्षित है, इसके बारे में हम अब अध्ययन करने जा रहे हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व, कहता है इसमें सबसे पहला आता है शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन।
कहता है संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 246 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन सूची पद्धति के माध्यम से किया गया। यानी हमारे देश के संविधान में स्पष्ट रूप से ये वर्णित है कि केंद्र सरकार किन किन क्षेत्रों पर कार्य करेगा और राज्य सरकार किन किन क्षेत्रों पर काम करेगा। इसके लिए हमारे संविधान की अनुसूची 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 246 में इसका पूर्ण वर्णन किया गया है। ठीक है, कहता है संघीय सूची को 97 विषयों पर केंद्र को विधि निर्माण का अधिकार है। यानी केंद्र सरकार जो है देश के हित के लिए 97 विषय 97 टॉपिक्स के ऊपर अपने नियम कानूनों को बना सकती है, उसको पूरे देश में लागू कर सकती है। वहीं पे राज्य सूची के 66 विषयों पर राज्यों को विधि निर्माण का अध्ययन, यानी अलग अलग स्टेट को जो है अपने तरफ से संविधान के अनुच्छेद 246 में जो राज्य सूची है उसमें 66 विषय 66 टॉपिक्स ऐसे दिए गए हैं जिस पर स्टेट जो है अपने नियमों कानूनों को बना सकती है और अपने स्टेट में लागू कर सकती है। कहता है जबकि समवर्ती सूची के 47 विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यानी कि 47 टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके नियम कानूनों का निर्माण कर सकती है। कहता है लेकिन आगे परंतु केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष की स्थिति में केंद्रीय कानून ही अंतिम रूप से मान्य होगा। इसके अतिरिक्त समस्त अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान की गई है। केंद्र की इस मजबूत स्थिति के कारण ही विशेषज्ञ भारत को केंद्रीय वर्चस्व वाला संघवाद मानते हैं। यानी कि अगर किसी विषय के ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। और साथ ही जो कि केंद्रीय शक्ति को ज़्यादा मजबूती दी गई है इसलिए इसे विशेषज्ञ जो है वो केंद्रीय वर्चस्व यानी कि केंद्र की मजबूती वाला संघवाद मानते हैं। और इस केंद्र की मजबूती के कारण ही आज भारत में अखंडता और एकता की भावना दिखाई देती है। ठीक है बेटा, अब इसका सेकंड टॉपिक आता है निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे देश के अंदर संघवाद को बचाने के लिए एक न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायपालिका का निष्पक्ष निर्माण किया गया है जिला स्तर से केंद्र स्तर तक। और इसके कारण ही हमारे देश के अंदर इस संघवाद को बचाया गया है और केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों से बचने में ये न्यायपालिका सहमति का कार्य करवाती है। ठीक है बेटा, इसके अंदर देखते हैं। कहता है किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। इससे विधि का शासन स्थापित होता है और केंद्र तथा राज्य के बीच विवादों का संविधान के प्रावधान के अनुरूप समाधान किया जा सकता है। यानी कि जो न्यायपालिका है वो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। विधि का शासन यानी कानून के द्वारा शासन को कैसे चलाना है, इन सब चीज़ों का ध्यान हमेशा न्यायपालिका का होता है। न्यायपालिका अपने देश के लोगों के हितों के लिए और सरकारों के बीच में होने वाले विवादों के निपटारा करती है, वो भी संविधान में वर्णित नियमों और कानूनों के आधार पर। ठीक है बेटा, अब आगे टॉपिक आता है इसी के अंदर। कहता है कि अनेक अवसरों पर भारत में आए जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच तथा केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचों की रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है। यानी कि हर एक स्टेट के अंदर जो है एक न्यायालय व्यवस्था है जो उस राज्य विशेष के नियमों कानूनों की रक्षा के लिए कार्य करती है। अगर सरकारें किसी प्रकार का गलत नियम कानून, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर वो किसी भी प्रकार का कोई कानून लाते हैं, अगर वो जनता के हितों के लिए नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसका विरोध कर सकता है या उस नियम कानून को बंद करवा सकता है। इसीलिए एक स्वतंत्र न्यायालय व्यवस्था या न्यायपालिका व्यवस्था का हमारे संघ के अंदर एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तीसरा आपका टॉपिक है यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता। हमारे देश में, हमारे संघवाद में हमारे संविधान को सभी चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है और हमारे यहाँ हर एक बात वर्णित है, लिखित की गई है और उसी के हिसाब से पूरे देश के अंदर शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। कहता है भारतीय संघवाद के अंतर्गत संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है।
केंद्र तथा राज्य दोनों ही संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। अमेरिकी संघवाद के विपरीत भारतीय विविधता के कारण ही संपूर्ण देश में केवल एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इकाइयों के लिए अलग से किसी प्रकार का संविधान नहीं बनाया गया है। ये हमारे देश के अंदर वर्णित है, यानी पूरे देश के लिए एक संविधान है, एक नियम कानून है जो पूरे देश में एक साथ लागू किया जाता है और उसी संविधान के आधार पर पूरे देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। किसी स्टेट के लिए आज के वर्तमान समय में किसी भी स्टेट के लिए अलग से संविधान निर्मित करने का कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज से पहले 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था जो अपना खुद का संविधान निर्मित करता था, लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित स्टेट में मिला दिया गया है, केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है, तब से वहाँ पर भी एक ही संविधान लागू किया गया है और वहाँ के खुद के संविधान को बदल दिया गया है। चौथा पॉइंट आपके पास आता है एकल नागरिकता। पारंपरिक संघीय व्यवस्था के विपरीत भारतीय संघवाद में संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऐसा भारत की विशाल बहुलता के कारण भावी विखंडनकारी संभावनाओं को रोकने के लिए गया, यानी भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के निवास कर सकता है, उसे वहाँ पर रहने का पूर्ण स्वतंत्रता है और वो कहीं पर भी रह करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। इसीलिए भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में एकल नागरिक व्यवस्था को लागू किया गया है। ठीक है बेटा। पांचवा पॉइंट आता है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्य का सदन राज्यसभा। कहता है भारतीय संघवाद को सुदृढ़ करने के लिए ही केंद्रीय व्यवस्थापिका अर्थात संसद के उच्च सदन राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में स्थापित किया। यद्यपि अमेरिकी संघीय व्यवस्थापिका के विपरीत राज्यसभा में राज्य को एक समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया गया, परंतु जनसंख्या के अनुपात में सदस्य संख्या निर्धारित की गई। यानी कि हमारे देश की जो सर्वोच्च सदन है, जिसमें हम राज्यसभा और लोकसभा का नाम लेते हैं, उस राज्यसभा का निर्माण हमारे देश में इसीलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं वो देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वो भी जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या पॉपुलेशन अधिक है उसके लिए वहाँ पर सदस्य संख्या भी अधिक बनाई गई है और जिस राज्य की जनसंख्या कम है उनकी सदस्य संख्या कम बनाई गई है, जो कि राज्यों का उचित और पूर्ण प्रतिनिधित्व करने में योगदान प्रदान करती है। ठीक है। अगला पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 6, राज्यपाल का पद। कहता है राज्यपाल भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर राज्यों में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यद्यपि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, परंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी अपनी उपयोगिता है। यानी जो राज्यपाल हर स्टेट के अंदर एक जो गवर्नर नियुक्त किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में मध्यस्थता का काम करे और वो केंद्र और राज्य के बीच में जब मध्यस्थता का कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के नियमों कानूनों को राज्य सरकार को बताएगा और राज्य सरकार के बनाए गए नियमों कानूनों या विचारों को वो केंद्र सरकार को बता करके राज्य और केंद्र के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है जो राज्यों और केंद्र के रिश्ते को मजबूत बनाता है। ठीक है। 7वां पॉइंट आता है आपके पास एकात्मकता का प्रभुत्व। भारतीय संघ व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जाती है। भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वाभाविक ही था। यद्यपि कुछ वामपंथी समर्थक राजनीतिक दल तथा विघटनकारी विचारधाराएं इस एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। अर्थात में संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से केंद्रीय निर्णय जो दिया गया है वो मजबूती, यानी जो हमारा संविधान है उसमें भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके मेन में केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार जो नियम कानून लागू करती है उसी को पूरे देश में लागू किया जाता है, जो भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसी कारण से इस एकात्मक शासन व्यवस्था पर कहीं ना कहीं
कई बार विवाद भी होता है, लेकिन फिर भी ये एकात्मक शासन व्यवस्था हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारी एकता और अखंडता को बनाकर रखती है और संपूर्ण भारत को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए ये एकात्मक शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा कहता है भूमिका प्राप्त संविधान संशोधन, राज्यों के निर्माण, पुनर्वसन, आपातकालीन परिस्थितियां, आर्थिक अधिकारों आदि संदर्भ में केंद्र की स्थिति अत्यंत मजबूत और निर्णायक रखी गई है। विभिन्न उदाहरणों भी स्पष्ट करते हैं कि सशक्त केंद्र वाले भारतीय संघवाद ने वस्तुतः भारत की एकता अखंडता को कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी ये जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना और भारत को एक संपूर्ण संपन्न राज्य या देश के रूप में निर्मित करना ही इस एकता और अखंडता का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसलिए भारत को एकात्मक शासन व्यवस्था के रूप में विस्तृत किया गया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों के बारे में या उसकी विशेषताओं या फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, या आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्लीज़ आप मेरे नंबर पर संपर्क करके इस चैप्टर से संबंधित बातों को समझ सकते हैं, और इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आने पर आप मेरे नंबर या व्हाट्सअप नंबर पर या फिर आप जब मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगा तो वहाँ आप इससे पूछ सकते हैं। आप धन्यवाद।